नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड 2026 के एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं और आज इसका यह टेस्ट पेपर नंबर 5 है। इसके पहले 4 मॉडल टेस्ट पेपर को हमने विस्तृत व्याख्या के साथ कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट पेपर घटना चक्र पब्लिकेशंस के हैं। बहुत अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं इनने और इनको हम विस्तृत व्याख्या के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है तो क्लास को जो है शुरू किया जाए। दोस्तों, आप सभी लोगों को इन सवालों को एक बार अपने स्तर पर भी अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका स्वतः मूल्यांकन भी हो सके कि आपको अभी कितनी और तैयारी करनी ज़रूरी है और आपके कितने सही हुए हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हमारी क्लास का पहला सवाल है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? मनी पॉलिसी कमेटी, मेकिंग प्राइस कमेटी, मॉनेटरी प्राइस कमेटी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बताना है आपको एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 2016 में किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो यह उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, उर्जित पटेल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं। ठीक है, और 3 सदस्य जो होते हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में इनसे सवाल बने हैं, तो इसलिए ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का अध्यक्ष कौन सा होता है? तो ये आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करती है और रेपो रेट जो है उसको नियंत्रित रखती है। और ये करता कौन है? तो आरबीआई की तरफ से चीज़ें मुख्य रूप से की जाती हैं इस कमेटी के द्वारा। हमारा अगला सवाल, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके, कनाडा, अमेरिका या जापान? बताइए। जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है भारत में, इसको कहाँ से भारत ने चुना है? तो इसको कहाँ से चुना है? तो कनाडा से चुना है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, कनाडा में किस तरीके का मॉडल है? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी केंद्र का जीएसटी और स्टेट का जीएसटी जो है ये वहाँ पर वसूले जाते हैं और भारत में इसको जो है वहाँ से अपनाया गया है। अच्छा, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ है? भारत में कब से लागू हुआ है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ है। अच्छा, विश्व में सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ है? विश्व में प्रथम बार जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ है? तो फ्रांस में लागू हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस में लागू हुआ है। और कब लागू हुआ है? तो ये 1954 में लागू हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं बट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो जीएसटी भारत में लगाया गया है, किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया है? तो विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। आजकल जो है जो कमेटी के जो सिफारिश करता है, इनसे सवाल जो है बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये सवाल आपसे जो है गलत ना हो, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, आपको सभी लोगों को पता ही, मैंने कई बार डिस्कस किया इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सी फसल है जो रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूँ, कोहड़ा या जौ? बताइए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ये कोहड़ा जो है ये रबी की फसल नहीं है। ये किसकी फसल है? तो ये जायद की फसल है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जायद की फसल कब जो है बोई और काटी जाती है? तो यह जो है मार्च से जून के बीच जो है उगाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, ये क्या है? प्रमुख रूप से रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये सब कौन सी हैं? तो ये रबी की फसलें हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। डोलू कुनीथा जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक, कहाँ का है? तो दोस्तों, ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इसको किसके द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु का एक कुरुबा समुदाय है, कुरुबा समुदाय के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद की फसल के रूप में की जाती है? बताइए, किसकी फसल भारत में जायद की फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, सोयाबीन या तरबूज?
तो दोस्तों तरबूज की फसल जो है भारत में जायद की फसल के रूप में की जाती है। इसके अलावा तरबूज के अलावा खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तो ये जो है किस में उगाए जाते हैं, ये जायद की फसल के रूप में उगाई जाती हैं भारत में, ठीक है। और नदियों के किनारे जो है रेतीली भूमि में इनको उगाया जाता है और इन्हें मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राजस्व घाटा क्या है, हमारा अगला सवाल। रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि, व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, या समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित जो धनराशि है, बताइए इनमें से राजस्व घाटा को कौन सा सर्वाधिक जो है डिनोट करता है। तो दोस्तों कौन सा डिनोट करता है, तो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, यानी कि घाटा कब होगा, जब हम व्यय अधिक करेंगे और हमारी आय कम होगी तो वो घाटे का सौदा होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब सरकार का राजस्व व्यय अधिक हो जाता है और राजस्व आय कम होती है तो क्या हो जाता है, वह घाटे के रूप में आ जाता है, राजस्व घाटा। अच्छा, इसका एक सूत्र होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे राजस्व घाटा का एक सूत्र होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, तो ये इसका जो है सूत्र होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा एक कर है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा शुल्क, राजगामी संपत्ति, वस्तु एवं सेवा कर, या इनकम टैक्स या आयकर, बताइए कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों आयकर या इनकम टैक्स जो होता है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण माना जाता है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर होते कौन से हैं, तो वह कर जो सीधे व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और उसे के द्वारा जो है इसका वहन किया जाता है, दूसरों पर इसे टाला नहीं जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर में और कौन कौन से शामिल हैं, तो इनमें आपको ध्यान रखिएगा, एक प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है, एक निगम कर आता है, निगम कर, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कारपोरेट टैक्स कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आता है संपत्ति कर, ठीक है, और उपहार कर भी इसी के अंतर्गत आता है। जबकि जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, त्वरित औद्योगिकरण पर, अदायगी संतुलन, या परिवार नियोजन कार्यक्रम, किस पर आधारित थी भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो ये त्वरित औद्योगिकरण पर आधारित थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह जो मॉडल है किस पर आधारित थी, ये जो योजना है किस पर आधारित थी, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में जो भारी उद्योग हैं जो है उनको स्थापित करना। इसी के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जो है इस्पात संयंत्रों का जो है की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस समय जो है अपनाया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है, तो उसका मुख्य मॉडल क्या था, तो वो था हेरोड-डोमर मॉडल, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक सवाल के पास जितने फैक्ट हो सकते हैं आपको वहाँ पर दे दिया जाए, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और वहाँ से अगर कोई सवाल बने तो फिर उसे आप आसानी से डील कर पाएँ, है ना। चलिए हमारा अगला सवाल, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य माने जाते हैं, बताइए, पंजाब, बिहार, झारखंड या गुजरात। गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये कहाँ के हैं, तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखते हैं। अच्छा, जो भांगड़ा होता है इसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। कब किया जाता है, तो बैसाखी और फसल कटाई के उत्सव पर जो है इसका किया जाता है। लेकिन वहीं बात करें अगर गिद्दा की, तो गिद्दा मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा। इसको क्या है, महिलाओं के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। इसमें रंग बिरंगे फुलकारी वाले जो है वस्त्र पहनकर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल,
हेमिस महोत्सव किस धर्म का जो है प्रभाव है? हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म? बताइए। तो दोस्तों हेमिस महोत्सव पर किसका प्रभाव है? तो यह बौद्ध धर्म का इस पर प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो है लद्दाख के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। हेमिस गोम्पा एक मठ है, हेमिस गोम्पा एक मठ है, वहाँ पर प्रतिवर्ष इसे जो है मनाया जाता है। अच्छा, किस गुरु की जन्म जयंती पर जो है इसको मनाया जाता है? ये भी बात ध्यान रखना है किसकी? तो ये पद्म संभव या इनका एक अन्य नाम है रिनपोछे। इनके लिए जो है यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसे छम भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, लाल, पीला या नारंगी? बताइए कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो दोस्तों जो है कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो ये नारंगी रंग जो है यह प्राथमिक रंग नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है RGB। एक तो हो गया रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। ठीक है, ये तीन जो हैं मुख्य रूप से रंग माने जाते हैं, प्राथमिक रंग माने जाते हैं। यहाँ पर पीला रंग भी जो है प्राथमिक रंग नहीं है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पीला रंग नहीं है। अच्छा, ये द्वितीयक रंग बनते कैसे हैं? तो प्राथमिक रंगों को मिला करके जो है द्वितीयक रंग बनाया जाता है, और लाल रंग और पीले रंग को मिला करके नारंगी रंग बनाया जाता है, इसलिए यह सेकेंडरी रंग है। जब आप टीवी को देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से इन तीन रंगों का ही उपयोग करके जो है सारे कलर करेक्शन किए जाते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन को। ठीक है। चलिए, जबकि पेंटिंग कला में ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से कलर शामिल नहीं है पीला कलर, लेकिन अगर पेंटिंग के क्षेत्र में देखा जाए, पेंटिंग के, तो इसमें जो है पीले को भी शामिल किया जाता है प्राथमिक रंग में। लाल, पीला और नीला को प्राथमिक रंग माना जाता है, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो RGB को प्राथमिक रंग माना जाता है। ठीक है। अगर आपकी परीक्षा में आए तो आप RGB के साथ जो है जाइएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? बहुत बार सवाल पूछा गया है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो समान होता है? किस ताप पर होता है? बताइए। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस का तापमान और फ़ारेनहाइट का दोनों का यह जो है समान होता है। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, C/5 बराबर F-32 32/9। इससे आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं और इससे आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, तीसरे कक्ष या M कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 32, 18 और 8। बताइए क्या हो जाएगा? तीसरे कोष में अर्थात M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम? तो इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो C ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका जो है उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर बी में भी सेम ही लिखा हुआ है, तो आप जो है किसी का भी चुन सकते हैं, लेकिन यही होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, ये बनता कैसे है? तो इसको जो है बनाने के लिए जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म किया जाता है तो यह POP में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका सूत्र क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, यह इसका जो है सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जैसे किसी व्यक्ति की हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको सहारा देने के लिए या मूर्तियाँ बनाने के लिए, इनमें जो है इसको उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
समतापी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन? बताइए। जब दूध से दही बन जाता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है? तो दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्यों माना जाता है? यह वह परिवर्तन होता है जिससे एक बार अवस्था परिवर्तित होने के बाद दोबारा उसे उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब एक बार से दूध से दही बन जाता है तो फिर दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते हैं। अच्छा, दही बनता किस जो है जीवाणु की सहायता से है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही किस जीवाणु की वजह से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, दूध ये जो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। वे जीव जिसमें केंद्रक और अंगक नहीं होते हैं उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा या प्लांटी? किस में किया जाता है? बताइए। दोस्तों उनको किस में किया जाता है? तो मोनेरा जगत में जो है उनको वर्गीकृत किया जाता है। और इन जीवों को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये वर्गीकरण, जीवों का जो वर्गीकरण है इसको किसने किया था? तो इसको व्हिटेकर ने किया था। किसने? RH व्हिटेकर। ठीक है, ये वर्गीकरण किसने किया था? तो ये व्हिटेकर ने किया था। और इन्होंने जीवों को जो है 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिला। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, वर्गीकी या टेक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वह सही है? आपको एक क्रम पूछा गया है इसमें वर्गीकी का, तो इसमें कौन सा क्रम है जो सही है? बताइए। वर्ग, संघ, कुल, गण, वंश या प्रजाति? क्या हो जाएगा इसका सही क्रम? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही क्रम होगा संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश, फिर प्रजाति। लास्ट में आएगा क्या? प्रजाति आएगा। तो 17 में कौन सा हो जाएगा? 17 में हो जाएगा डी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको और ध्यान रखना है। प्रजाति जो है यह वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई मानी जाती है। ठीक है, आधारभूत इकाई मानी जाती है। वहीं पर अगर बात करें, ये जो जगत है यानी कि जो संघ है, ये क्या है? ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि इससे सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन ये इसके जनक किसको माना जाता है? वर्गीकी का ये जो जनक है किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को। ठीक है, वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, द्विनाम पद्धति के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, थियोफेस्टस ने या एंटोनी वॉन ल्यूहॉक ने? बताइए। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। 1665 में इन्होंने किया था। लेकिन कॉर्क के टुकड़े में जो कोशिकाओं को इन्होंने देखा था वह मृत कोशिकाएं थी। वो कौन सी कोशिकाएं थी? वह मृत कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी। अगर वहीं बात करें पहली जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज की थी, पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ही इसका नाम क्या दिया था? सेल दिया था या कोशिका दिया था। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन B12? बताइए। किसमें जो है कोबाल्ट मुख्य रूप से पाया जाता है?
तो दोस्तों विटामिन बी में कोबाल्ट मुख्य रूप से पाया जाता है और विटामिन विटामिन बी 12 का जो है रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी कमी से एक भयंकर रक्ताल्पता वाला रोग भी हो जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी आपको याद रखना है उस रोग को। कमी से, अगर यहाँ पर देखें, इसकी कमी से एक रोग जो होता है उसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, इसको भयंकर रक्ताल्पता भी कहा जाता है। और यह जो है रक्त कणिकाओं को, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनके निर्माण में बाधा करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, एड्स रोग उत्पन्न करने वाले कौन सा वायरस जिम्मेदार है? यानी कि एड्स का जो रोग है उसको उत्पन्न करने वाले के लिए कौन सा जो है वायरस जिम्मेदार है? बताइए क्या हो जाएगा? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ह्यूमनो पैपिलोमा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस? क्या हो जाएगा? एड्स किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण जो है एड्स होता है। एड्स एक बीमारी है, लेकिन यह बीमारी जो है किस वायरस के कारण होती है? वह HIV है। ठीक है, HIV एक वायरस है और इसी के कारण यह बीमारी जो है होती है। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। एड्स का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह मुख्य रूप से जो है यह वायरस किस पर अटैक करता है? तो यह T सेल्स पर अटैक ज़्यादा करता है, T सेल्स पर, जिसकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। अच्छा, एड्स के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा? एलिसा। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एड्स के परीक्षण से संबंधित है। और हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद जो है वह कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र या वैशाली में? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इसे कब आयोजित किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इसको आयोजित किया गया था, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उसके तुरंत बाद इसको आयोजित किया गया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासन में यह आयोजित हुई थी। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने, महाकश्यप। ठीक है, चलिए, और यह राजगृह के कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा में। चलिए, अब यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो फिर आप उसे जो है नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? बताइए, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, होमर या मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो वह था मेगास्थनीज। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, इंडिका, इंडिका, जिसमें उसने किस चीज़ का जिक्र किया है कि मौर्य शासन के दौरान जो है उसके प्रशासन का वर्णन किया है। मौर्य प्रशासन का, मौर्य प्रशासन का उसने जो है इसमें वर्णन किया है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजवंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऐहोल, मदुरै, बादामी या कांचीपुरम? बताइए, ऐहोल पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो यह कांचीपुरम थी। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, पल्लव वंश का जो संस्थापक है इसे किसे माना जाता है? यहाँ पर संस्थापक भी ध्यान रखना है। संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह है सिंह विष्णु। क्या नाम है उनका? सिंह विष्णु। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कांचीपुरम जो है अपने भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक कैलाश मंदिर भी है, वह भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।
हमारा अगला सवाल, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाला पृथ्वीराज तृतीय किस वंश का राजा था? बताइए। 1191 में मोहम्मद गोरी को हराने वाला जो पृथ्वीराज तृतीय था वह किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से संबंधित था? तो वह चहमान वंश से संबंधित था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चहमान वंश या चौहान वंश से। ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में, ये 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को हराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, तृतीय ने। ठीक है। और वहीं पर तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, सेकंड युद्ध जो हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने इसको हराया था। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? बताइए। तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी उसकी विजयी सेना ने उसके बाद जो है किस शहर को लूट लिया था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या विजयनगर? किसको लूट लिया था? तो विजयनगर को लूट लिया था। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, यह युद्ध हुआ कब था? तो यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। यह युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध तो 23 जनवरी 1565 को यह युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब या बिहार में? शेर शाह का मकबरा जो है भारत के किस राज्य में है स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है। और बिहार के कहाँ पर? सासाराम में। ठीक है। बिहार के सासाराम में यह अवस्थित है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया था। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? बताइए। 1819, 1824, 1809 या 1825? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब हुए थे? तो 1809 में हुए थे। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। और 25 अप्रैल 1809, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। 25 अप्रैल 1809 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ। अमृतसर संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से मेटकाफ ने किया था। ठीक है। आपसे ये सवाल बन सकता है कि अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, उनमें किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, यह संधि जो है, इस संधि के तहत मुख्य सीमा किसको माना गया था? तो सतलज नदी को माना गया था। सतलज नदी को जो है माना गया था मुख्य सीमा। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रामोशी विद्रोह या पाइका विद्रोह? कौन सा विद्रोह है जो 1855-56 के आसपास हुआ था? तो दोस्तों वह संथाल विद्रोह था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू थे। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये इसके जो है मुख्य रूप से नेता थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक पहले यह विद्रोह हुआ था। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1926 में, 1924 या 1928 में? बताइए कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1920 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इसके द्वारा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, तो थे लाला लाजपत राय। ठीक है। ये पहले अध्यक्ष थे इसके। और यह भारत का सबसे पुराना श्रमिक संघ माना जाता है। और दीवान चमनलाल इसके पहले महासचिव थे। चमनलाल एक सेकेंड, चमनलाल जो है पहले महासचिव थे। ठीक। चलिए,
और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, मुंबई में हुई थी। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से आईएनसी के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? सुचेता कृपलानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ये भी बात ध्यान रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो ये 1931 में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और यह किस समझौते के बाद हुआ था? तो गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था, इरविन समझौते के बाद जो है गांधी जी ने इसमें भाग लेने के लिए सहमति दिखाई थी। यह समझौता कब हुआ था? शायद ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन ये इसी समझौते के बाद गांधी जी ने इसमें जो है भाग लिया था। दोस्तों, इसके बाद जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो वो किस जहाज से लंदन गए थे? तो SS राजपुताना जहाज से। उस जहाज का नाम क्या था? SS राजपुताना। ठीक है, हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका? कहाँ से ली गई, बताइए। तो कहाँ से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, इसका अर्थ है कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होकर के कार्य करती है। अच्छा, अमेरिका से हमने और क्या क्या लिया है? तो हमने यहाँ से मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ ली है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां भी हमने कहाँ से ग्रहण करी है? तो अमेरिका से ग्रहण की है। वहीं पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की जो प्रथा है हमने कहाँ से ग्रहण करी है? तो वो भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण की है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह अंतिम व्याख्याकार है संविधान का। यानी कि अगर संविधान की कोई भी व्याख्या करनी है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह अंतिम न्यायालय है इसके लिए, क्योंकि संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस भाग में निर्धारित की गई है? तो भाग 21 में, भाग 20 में, भाग 15 में या भाग 10 में? किसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किसमें? तो यह भाग 20 में जो है यह निर्धारित की गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अब बात की जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में जो है अनुच्छेद 368 में जो है इसको शामिल किया गया है। हमारा अगला सवाल, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? कौन से जो अनुच्छेद हैं जो भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 352 से 60, 330 से 42, 343 से 51 या 309 से 312? बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसमें 352 से 360 तक के जो बीच के मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो आपातकाल प्रावधान से संबंधित हैं। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 352 की, तो यह किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, और वहीं से 356 की बात करें, 356 तो ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और वहीं बात करें अगर 360 की, तो ये किससे संबंधित है? तो यह वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय आपातकालीन के जो प्रावधान हैं हमने कहाँ से लिए हैं? तो जर्मनी के संविधान से। कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो जर्मनी से। ये सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ों को आपको एक ही बार में जो है दे देता हूँ। जैसे समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर हो जाएगी इससे। हमारा अगला सवाल, कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? कृषि और पशुपालन का जो संगठन है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 48, अनुच्छेद 46, 45 या 47? किस में किया गया है? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 48 में किया गया है। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। और किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें कि अनुच्छेद 48A में किसका जिक्र किया गया है?
48 में तो ये किया गया है, 48A में किसका किया गया है, तो ध्यान रखिएगा उसमें किया गया है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा, और वन्य जीवों की रक्षा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था संविधान में। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों ये संसदीय शासन की मुख्य स्टेटमेंट है ये, क्योंकि संसदीय जहां शासन होता है उसमें लोकसभा जो होती है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति जो उत्तरदायी होती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 74(1), 75(3) या 72(1) या 73(2). तो इसका जिक्र किया गया है 75(3) में किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होगी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि सभी मंत्री जो हैं एक ही नाव पर सवार हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं बात करें 75(1) में क्या बात की गई है, 75(1) में तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से वह जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी लोगों को पता है वह 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें लोकसभा की, लोकसभा में कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। अगर वहीं पे बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, वो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा जबकि भंग हो सकती है। ठीक है, हमेशा रहती है राज्यसभा। गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। हमारा अगला सवाल, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है। बताइए, किसी राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम 12 हो सकती है। 12 से कम मंत्री नहीं होंगे किसी भी राज्य की। ठीक है, यह कब जोड़ा गया है, तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था 2003 में। और राज्य विधानसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है और उससे कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, और 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो वह अब जो है 62 वर्ष है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है सुप्रीम कोर्ट के, तो वह कितनी है, तो वह 65 वर्ष है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315 या 317। बताइए, भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने या निलंबित करने से संबंधित है, तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 317। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यह अनुच्छेद यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो होते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के सदस्यों पर यह लागू होता है। अच्छा, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, यूपीएससी के सदस्य, इनको कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति, इनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। और वहीं पर स्टेट जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं स्टेट पीसीएस के, तो उनको कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। बताइए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत में कौन करता है, तो वह करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है, बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष।
जो भी इनमें से पहले हो वो माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, चुनाव का जिक्र किया गया है, भारत में निर्वाचन आयोग का जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। इनको उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, जिस तरह से उनको हटाया जा सकता है उसी तरीके से चुनाव आयुक्त के सदस्यों को भी हटाया जा सकता है। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया? भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण जो है किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह 2011 में आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये जब से जनगणना होने लग गई है, ये तब से अभी तक की जो 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर बात करें आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद की तो कौन सी गणना है ये? तो यह है 7वीं। ठीक है, यह 7वीं जनगणना है और कुल में 15वीं जनगणना है। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर कितनी है? तो वो 74.04 जो है मापी गई थी। ठीक है। और 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जो है जनगणना की गई थी। किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य? देखिए वही सवाल फिर से पूछा गया है। तो किस जनगणना का था? तो 2011 की जनगणना का जो है लक्ष्य था, नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत के विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? बताइए, भारत के विदेश व्यापार नीति से कौन सा मंत्रालय संबंधित है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इससे जो है संबंधित है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, नागालैंड या मणिपुर? क्या हो जाएगा? तो वह है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या भी सबसे कम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। और सिक्किम में सबसे कम नगरीय जनसंख्या भी पाई जाती है। लेकिन अगर वहीं प्रतिशत के रूप में बात करें, प्रतिशत के रूप में सबसे कम नगरीय प्रतिशत कहाँ पर है? सबसे कम नगरीय प्रतिशत कहाँ पर है? तो वह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में प्रतिशत के रूप में हिमाचल प्रदेश है और जनसंख्या के मामले में सिक्किम है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हुए थे? अली अकबर खान जो है निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हुए थे? किराना घराना, आगरा घराना, मैहर घराना या ग्वालियर घराना? तो ये मैहर घराने से संबंधित हैं अली अकबर खान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ अलाउद्दीन खान के जो है पुत्र और शिष्य थे। ठीक है। अच्छा, ये प्रसिद्ध किस लिए थे? तो ये सरोद वादक थे। अली अकबर खान कौन सा यंत्र बजाते थे? तो सरोद वादक थे। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? नवी मुंबई, जमशेदपुर, इंदौर या चंडीगढ़? भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वह जमशेदपुर है। ये कहाँ का है दोस्तों? ये झारखंड का है। कहाँ का? झारखंड का। झारखंड का है। दोस्तों, इसे किसके द्वारा जो है नियोजित करवाया गया था? तो जमशेद जी टाटा ग्रुप के द्वारा इसको जो है नियोजित करवाया गया था। और इसी को जो है टाटा नगर भी कहा जाता है। टाटा नगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस शहर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जाना जाता है, जो कि झारखंड का है। ठीक है। हमारा अगला सवाल, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, लोमस ऋषि की गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। बराबर की जो पहाड़ियां हैं उनको काट करके इसका जो है निर्माण करवाया गया था मौर्य काल के दौरान। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन थे? तो वो थे सैम मानेकशॉ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इन्हें जो है
फील्ड मार्शल की उपाधि कब दी गई थी? तो इनको जो है फील्ड मार्शल की उपाधि 1973 में दी गई थी। कब? 1973 में। तो आपका ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश को जो है आज़ाद करवाने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक कौन थे? महेंद्र लाल सरकार, प्रफुल्ल चंद्र राय, आशुतोष मुखोपाध्याय या जगदीश चंद्र बोस? बताइए तो कौन है? महेंद्र लाल सरकार। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब करी थी? तो 1876 में किया था। 1876 में इसकी स्थापना किया था। और कहाँ पर किया था? तो कोलकाता में। कोलकाता में। तो ये आपको जगह भी ध्यान रखना है। और इसी संस्थान से दोस्तों सीवी रमन ने अपना जो रमन इफेक्ट है इसको यहाँ से खोजा था, जिसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। हमारा अगला सवाल, हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया है? हावड़ा ब्रिज जो है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया है? 1935, 1930, 1943 या 1948? किस वर्ष खोला गया है? तो 1943 में खोला गया है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों ये हावड़ा ब्रिज जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? हुगली नदी पर इसको जो है बनाया गया है। अब इसका नाम बदल दिया गया है। हावड़ा ब्रिज का अब नया नाम क्या हो गया है? नया नाम, एक सेकेंड, हाँ, इसका नया नाम जो है अब क्या हो गया है? जो है रविंद्र सेतु हो गया है। रविंद्र सेतु। ये किससे संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, भारत की सीमा किस क्षेत्र में जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में? तो भारत जैसे भारत का ये राज्य है, जैसे यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे इधर पाकिस्तान है, इधर छोटा सा अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा लगती है। तो भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र में आएगा। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। और पाक अधिकृत कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। अच्छा, यहाँ पर दोनों के बीच की सीमाओं के भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे डूरंड रेखा किससे संबंधित है? तो भारत और अफगानिस्तान से संबंधित है इस सीमा रेखा को, लेकिन इस समय यह पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। और वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा मानी जाती है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर या नंदा देवी? कौन सा शिखर है जो भारत में स्थित नहीं है? तो धौलागिरी जो है ये भारत में अवस्थित नहीं है। धौलागिरी पर्वत शिखर जो है नेपाल के क्षेत्र में आता है। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और भारत में स्थित, पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची यह जो है चोटी जो है मानी जाएगी। ये पूरी तरीके से भारत में स्थित नहीं है, मतलब सबसे ऊंची नहीं है, माफ़ कीजिएगा। नंदा देवी कहाँ पर है? तो यह नंदा देवी है उत्तराखंड में। आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और गुरु शिखर कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। अरावली पर्वत की जो पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर माना जाता है गुरु शिखर को। और वहीं पर महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। आपको राज्य ध्यान रखना है बस। ठीक है। हमारा अगला सवाल, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर के बहती है? कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर के बहती है? तो यह कर्नाटक राज्य से होकर के बहती है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? उद्गम कहाँ से होता है इसका? उद्गम होता है महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है। या कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर के बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 40% भाग किस प्रकार की मिट्टी से जो है आच्छादित है? यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 40% मिट्टी जो है किस प्रकार की पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि भारत की भूमि जो है उपजाऊ बहुत मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी बहुत होता है। ठीक है।
अच्छा, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको क्या क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को, उसको कहा जाता है बांगर। कहते हैं ना कि ऊसर बांगर है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, तो उसको बांगर मृदा कहा जाता है। जो नवीन जलोढ़ होती है, नवीन जलोढ़ होती है, नवीन जलोढ़ जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको खादर कहा जाता है। यह जो है सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलुज नदी? किस पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध? तो दोस्तों ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर इसको निर्मित किया गया है। यह एक प्रकार का बहुउद्देशीय बांध है। ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में जो है किस के भंडार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? बताइए। तो यहाँ पर कोयले के भंडार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। और छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है कहाँ पर है? झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार। पठार मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो कोयले की खानों के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसी को, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। झारखंड में जो झरिया की खान है वो कोयले की सबसे बड़ी खादानों में से एक है। वहीं कोरबा की खान छत्तीसगढ़ की है, वो भी कोयला उत्पादक है। यहाँ मुख्य रूप से कौन सा कोयला उत्पादित किया जाता है? तो विटुमिनस प्रकार का, विटुमिनस प्रकार का जो है यहाँ पर कोयला उत्पादित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7 है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार वह कितनी है? 74.04 है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है, दोनों अलग अलग डाटा हैं। ठीक है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ब्लैक हॉक राष्ट्रीय पार्क या कालियार पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। गुजरात के कहाँ पर? तो भावनगर में। भावनगर में। दोस्तों काफ़ी देर से जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या अरुण ग्रह? किसके चारों ओर जो है वलय नहीं है? दोस्तों बुध ग्रह के चारों ओर जो है वलय नहीं पाए जाते हैं, जबकि शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, सूर्य के सबसे निकट है, सबसे निकट अवस्थित है, और सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग या कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है? पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है मुख्य रूप से किससे निर्मित है? निकिल और सिलिका, निकिल और लोहा, सिलिका और एल्यूमिना या सिलिका और मैग्नीशियम? तो दोस्तों आंतरिक भाग जो है किससे निर्मित है? निफे से निर्मित है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह निफे से निर्मित है। निफे, निकिल और लोहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो बाहरी भाग है यानी कि कोर का जो फर्स्ट पार्ट है वह क्या है? तरल अवस्था में है, और आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की शैलों का भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं? किस प्रकार की शैलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं? अवसादी शैलों में, आग्नेय, कायांतरित या ज्वालामुखी, किस में? तो दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, अवसादी शैलें जो होती हैं, इनका निर्माण नदियों, हवा और हिमनदों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं इनके जमा होने से होता है, और इसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, जीवाश्म पाए जाते हैं। आपसे स्टेटमेंट में सवाल डाल देगा, अवसादी शैलों की मुख्य विशेषताओं में इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, या इसमें जो है खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? सारनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो बनारस में, वाराणसी, वाराणसी में जो है यह अवस्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बोलना नहीं है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। ठीक है, पहला
उपदेश दिया था। अच्छा, इस उपदेश को क्या नाम दिया गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। इस बुद्ध के पहले उपदेश को क्या नाम दिया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, यहीं से भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो सिंह का चतुर्मुखी भाग है अशोक के स्तंभ से, यहीं से प्राप्त किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई थी? 1974, 78, 1984 या 90? बताइए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। ए ऑप्शन आपको जो है सही हो जाएगा। और 31 अगस्त डेट भी आपको ध्यान रखना है, 31 अगस्त 1974 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़? तो दोस्तों, दशहरी आम के लिए कौन जाना जाता है उत्पादन के लिए? तो लखनऊ जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा दशहरी आम जो है उगाया जाता है? वो है मलिहाबादी। कौन सा? मलिहाबादी। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लखनऊ का जो दशहरी मलिहाबादी आम है, इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जीआई टैग भी प्रदान किया गया है इसको। और इस मलिहाबादी जो क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? आमों का शहर कहा जाता है। आमों का शहर, आमों का शहर इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? तो कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो बस्ती से नहीं गुजरेगा। अच्छा, कहाँ से गुजरेगा? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ से होकर के गुजरेगा? तो ये जाएगा लखनऊ, लखनऊ से, और इसके अलावा बाराबंकी, ठीक है, और फिर अमेठी, फिर सुल्तानपुर, ठीक है, फिर अयोध्या, फिर अंबेडकर नगर, फिर आएगा आजमगढ़, फिर मऊ, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा गाजीपुर। दोस्तों, मैं इसे क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि अब जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से सवाल बनाए जाते हैं, उनमें ऐसे सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सामान्य यूपी स्पेशल सारे लोग तैयार करके रखते हैं। जब कठिन सवाल बनाना होता है तो ऐसे सवालों को जो है निर्मित किया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर हैं? सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन या कुशीनगर? तो कहाँ पर हैं? तो ये कौशाम्बी में है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है जैन के छठे जो तीर्थकर हैं भगवान पद्मप्रभ, इनका जन्मस्थान माना जाता है। और बौद्धों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है कई बार आए थे और विश्राम भी किया था, यहाँ उपदेश भी दिए थे, इसके लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो यह कानपुर में अवस्थित है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 23 सितंबर 1887 को। ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें, जो बनारस विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। 1916 में की गई थी। बहुत सारे बच्चे बनारस विश्वविद्यालय को जो है इसमें टिक करेंगे। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। 1921 में चौधरी चरण सिंह का जो विश्वविद्यालय है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थित मुख्य कारण क्या है? यानी उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति है, यहाँ पर स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है? सस्ते श्रम, कच्चे माल बाजार या शक्ति से के स्रोत से निकटता? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए? तो शक्ति के स्रोत से निकटता। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? कन्हैया लाल माणिक लाल
केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो यह जो है कहाँ पर है? आगरा में है शायद। हाँ ठीक है, आगरा में अवस्थित है। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का प्रतिष्ठित भाषाई संस्थान है। ठीक है, चलिए 24 जून 2025 को किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? बताइए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो अमिताभ कांत को चुना गया है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ये G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, जून 2025 में अमिताभ कांत को किस कंपनी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, एयर इंडिया, टाटा स्टील या टाटा मोटर्स? दोस्तों फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड का जो है नया सलाहकार के रूप में जो है अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये है कहाँ पे ये वाली जो कंपनी? तो ये कनाडा की है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद विशेषर किस देश की प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुई हैं? तो कहाँ की नियुक्त हुई हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो की नियुक्ति हुई हैं। कमला प्रसाद विशेषर ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पद पर टिक मत कर दीजिएगा। 3 मई 2025 को बाबा शिवानंद का निधन हो गया है। यह क्या थे? साहित्यकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद या योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु? तो दोस्तों बाबा शिवानंद जो है इनका जब निधन हुआ अभी 3 मई 2025 को, तो ये योग के प्रख्यात साधक और आध्यात्मिक गुरु थे। कहा जाता है कि इनका जो जीवन काल है इस बारे में दावा किया जाता है कि 128 साल में इनकी जो है मृत्यु हुई, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। चलिए 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिया है? देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है किसने शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो उस पुलिस स्टेशन का जो है प्रभारी होगा? पुलिस अधीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी, उप निरीक्षक या सर्कल अधिकारी? तो क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों वहाँ का जो SHO होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी जो होता है वह उस पुलिस स्टेशन का क्या होता है? प्रभारी होता है। चलिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून या 5 जून को? बताइए, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसको यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड? बताइए, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए, पेशेवर नौकरी तलाशने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वो कौन सा है? तो लिंक्डइन है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? बांस, बरगद या अशोक? तो दोस्तों अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? बताइए, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के समय किया जाता है? तो वह नृत्य कौन सा है? हुरका बॉल। क्या है? हुरका बॉल नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि हुरका बॉल नृत्य कहाँ का है, तो यह उत्तराखंड का है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? तो BHU की स्थापना जो है किसके सहयोग से किया था? तो एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे के वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसे धृति।
क्या कहा जाता है? धृति कहा जाता है या होल्डिंग्स कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बन करके दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसे फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। जब ईमेल, एक ऐसा ईमेल आता है जिससे कि आपको लगेगा कि यह ईमेल जो है एकदम लीगल है, किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है, लेकिन वह जो है आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई, इनको सब क्या करता है? चुराने का प्रयास करता है। तो उसको क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड या तुर्की? तो कहाँ की है? तो बांग्लादेश की है। कहाँ की? बांग्लादेश की। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना को पैदा करने के लिए जो है दिया जाता है? बताइए। सहकारी और दुग्ध उत्पादन की जो कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना को पैदा करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? बताइए। सिंगापुर की जो मुद्रा है वह कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन? तो सिंगापुर डॉलर जो है यह सिंगापुर की मुद्रा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो नोटबंदी यह 2 बार हो चुकी है। अभी लेटेस्ट वाली कौन हुई है? तो 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को जो अभी रिसेंट में नोटबंदी हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे आकर कहा था कि अब जो है बड़े नोटों का जो नाम लिया था वो कहा था कि लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो हिंदी और संस्कृत की भाषाएं जो हैं इनमें शैक्षणिक विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वो कौन सा है? तो वाराणसी है। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ट्विटर किस पर आधारित संचार मंच है? ट्विटर एक किस पर आधारित संचार मंच है? ईमेल, चैट, ओटीपी या एसएमएस? तो दोस्तों ट्विटर जो है यह एसएमएस आधारित संचार मंच है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ जो है साझा करता है? तो दोस्तों ये जो लिपुलेख दर्रा है तो ये नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भारत, ये तीनों के साथ जो है ट्राई जंक्शन के पास अवस्थित है। ये मुख्य रूप से चीन के तिब्बत से मुख्य रूप से ये जो है साझा करता है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वॉन, रेटिंग, युआन या येन? बताइए। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा को जो है उपयोग किया जाता है? तो वो है वॉन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थान, आक्रमण वह होता है जो कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। क्या होता है? बताइए। मालवेयर जो होता है वह आक्रमण होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क जो होता है कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बहरीन की राजधानी है? तो वो है मनामा। क्या है? मनामा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थान, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं। बताइए। कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ कौन है भारत में? सोनाली मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं भारत में कथक नृत्य के प्रसिद्ध जो है विशेषज्ञ हैं या जानकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बताइए। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण? दोस्तों भाषा परीक्षण जो है यूपी पुलिस में चयन होने की प्रक्रिया के चरणों में यह नहीं किया जाता है, क्योंकि भाषा परीक्षण का कोई अलग से पेपर वगैरह नहीं होता है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। किसके? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। हवा महल 1799 में महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था हवा महल को? बताइए। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था हवा महल को 1799 में। हवा महल कहाँ पर है? तो यह जयपुर में है, जयपुर। ठीक है,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। वहीं 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को यह बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित है, उनके जन्म दिवस के रूप में इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 14 नवंबर का जो बाल दिवस है किससे संबंधित है? ये जवाहरलाल नेहरू से, जवाहर नेहरू से संबंधित है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड की जाए आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।